देखिए, 18th सेंचुरी में जो चार रूल्स आए थे, ठीक है, चार याद रखिएगा। 484 इस फार्मूला से याद रखिएगा, ठीक है। ये आया था आपका 18th सेंचुरी यानी 17 प्लस में। ये 8 रूल आए थे 19th सेंचुरी यानी 18 प्लस में। और ये चार रूल आए थे 20th सेंचुरी यानी 19 प्लस में। आप याद रखिए 17, 18, 19, 17, 18, 19 ऐसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। 17 प्लस में 4 रूल आए, 18 प्लस में 8 रूल आए और 19 प्लस में 4। यानी टोटल आप देखिए 16 एक्ट आए थे। लास्ट मैंने जो अभी बताया था उसमें मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को मिस कर लिया था। तो हम ये करेंगे कि जो 16 एक्ट आए थे 16, ठीक है, उस सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आखिर मेन मेन प्रोविजंस क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग, यानी जो हमारा गवर्नमेंट चल रहा था, जो अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उसको बचाने के लिए मेन मेन प्रोविजंस लेके आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब क्या बोला जाने का, गवर्नर जनरल। आप देखेंगे जब भी जनरल वर्ड लग जाता है तो उसका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। जो केवल बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और क्या हुआ था कि वो बंगाल, मद्रास एंड कैलकाटा, बॉम्बे सॉरी बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, मैंने बताया था ना इंडिया में जो आप देखेंगे कि तीन था। एक तो आप देखिएगा यहाँ बॉम्बे एंड कैलकाटा और यहाँ पर चेन्नई। ये तीन जो है ब्रिटिश जो रूलर थे उसके लिए तीन जो है बहुत बड़े सिटीज होते थे, जैसे स्मार्ट सिटी समझ जाइए। यहाँ पर बॉम्बे, ये कैलकाटा एंड यहाँ पर मद्रास, ठीक है। बीएमसी याद रखिएगा, बीएमसी। तो पहले कलकत्ता का जो गवर्नर था उसको अब पूरा पूरा बोला जाने का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, तीनों का पावर दे दिया गया और उसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और उस क्यों, क्योंकि कुछ कभी कभी अटैक यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था। ये बोला जाने लगा कि जो कलकत्ता का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, और उसको पावर होगा बॉम्बे और मद्रास का भी के लिए भी रूल बनाने का, ठीक है। और ऐसा कौन थे पहले, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग, कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, पीसीएस में, यूपीएससी में भी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या किया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसमें दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। याद रखिएगा जो हम अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनते हैं या जो भी करते हैं वो कब बना था, 1774 में। सर एलिजा एम्पे वॉज द चीफ जस्टिस एंड तीन जहां पर चैम्बर, लिमेस्टर एंड हाइट जो है उसके असिस्टेंट जस्टिस थे। मतलब ओरिजिनली अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 जज होते थे। अभी कितने होते हैं वे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में कितने जज और कितने उनके असिस्टेंट जज इन द सुप्रीम कोर्ट में अभी है, ठीक है। तो पहला यही बना था। अब देखिए दूसरा आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 में आया। फिर 1781 में आप देखेंगे कि 8 साल बाद फिर से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए। कुछ कमी छूट गई थी उसको पूरा करने के लिए 1781 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट वॉज पास्ड फुल टू फिल द सम लूपहोल ऑफ 1773। तो इसमें क्या किया गया, ज्यादा प्रोविजंस नहीं किया गया। इसमें जो कलकत्ता के गवर्नमेंट थे उसको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों जो प्रोविंस थे उसके उसके लिए भी रूल बनाने के लिए इनके पावर को बढ़ा दिया गया। अब देखिए धीरे धीरे जो है गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, तीनों तीनों के सिटीज के लिए, तीनों जो प्रोविंस थे, जो ब्रिटिश जो जो ब्रिटिश रूलिंग गवर्नमेंट थे उसके जो मेजर सिटीज थे उसके लिए पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल बना करके, ठीक है। उसके बाद फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया कि स्टेट भी उसको शामिल कर दिया गया। एक तो बिहार और उड़ीसा दोनों स्टेट को शामिल कर दिया गया, इसके लिए भी आप रूल बना सकते हैं। और धीरे 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 सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म इस तरह से बनाया गया, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यही था, ज्यादा कुछ नहीं था, फुलफिल किया गया 1773 का। थर्ड देखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 को बोलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया, देखो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया, 2 ऑफिस बनाया गया। पहले देखिए जो कंपनी आई थी वो क्या कर रही थी, ट्रेडिंग करने आई थी, ठीक है। बाद में पॉलिटिकल अफेयर्स भी करने लगा। तो जब काम बढ़ने लगा तो दोनों ऑफिस को अलग अलग कर दिया गया इन द पीट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस नाम से एक ऑफिस बना, बीओडी जिसको बोलेंगे हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस अफेयर के लिए, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, मतलब वर्क को, जो कंपनी थी अपने वर्क को
बिजनेस जो भी कर रही थी उसके लिए एक बना दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड जो पॉलिटिकल अफेयर्स था, जो कि पॉलिटिक्स या रूल रेगुलेशन लेके आएगी, उसके लिए बना दिया गया बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कब किया गया था? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। याद रखिएगा इसको, जो मेन मेन प्रोविजन है ना मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप अपने नोट्स इसी से बना सकते हैं या बुक भी पढ़ सकते हैं, वहां से आपको इस एक्ट के मेन मेन प्रोविजन को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ जो है, इन द 18th century was the चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखिए 1773, 1773, 1781, 1784 एंड 1793। 1793 में क्या किया गया? जो सैलरी थी आप बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की, वो अब इंडियन रिवेन्यू में से दिए जाने लगे। ठीक है, जैसे अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको भी आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट सैलरी देती है। ठीक है, इंडियन रिवेन्यू में से। वही जो है, ये जो प्रोविजन है 1793 में स्टार्ट हुआ था। ऑफ द ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द सैलरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज गिवन फ्रॉम द इंडियन रिवेन्यू से दिया जाने लगा। तो दिस वाज द फोर एक्ट ऑफ 18th century फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं 19th century के एक्ट जो कि 8 है। इस फॉर्मूला से याद रखिएगा 484, 17 प्लस में 4, 18 प्लस में 8 और 19 प्लस में 4। तो 17 प्लस के हम देख लिए, अब देखते हैं हम 18 प्लस के एक्ट। अब हम देखते हैं 19th सेंचुरी में जो एक्ट पास किए गए थे इन ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। 1773 में हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे एक्ट आए। अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में, मतलब 18 प्लस ईयर्स में कितने सारे एक्ट आए। तो याद रखिएगा इस समय टोटल 8 एक्ट आए थे ना, हमको यही फार्मूला याद रखना है, 484। तो 17 प्लस में 4, 18 प्लस में 8 और 19 प्लस में 4। तो 18 प्लस में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 18 प्लस में 1830 में एक एक्ट आया था जिसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, CA ऑफ 1813। इसमें क्या किया गया था? ट्रेड पॉली ऑफ द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, केम टू एंड। जो ट्रेड मोनोपॉली थी, ट्रेड मोनोपॉली मतलब क्या था कि इंडिया में आप जानते हैं, इंडिया में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो ट्रेडिंग करने ही आई थी। ठीक है, तो उसकी मोनोपॉली थी। क्या मोनोपॉली थी? कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में बिजनेस कर सकती है, दूसरे लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिए कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज में मोनोपॉली आ जाती है ना, कि हमारे ही फैमिली के जो लीडर्स हैं वही ये जो लीडर बनेंगे इस पार्टी के, वही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। वैसी यहाँ पर ट्रेडिंग में मोनोपॉली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी बिफोर 1813। 1830 के पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पावर था कि वो यहाँ पर बिजनेस कर सके। लेकिन 1830 में ये देखा गया, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि कंपनी धीरे धीरे एक्सपांड करते जाती है, धीरे धीरे फायदा में है, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये हमारे लिए भी डेंजर की स्थिति बन सकती है और हो सकता है कि कंपनी हमारी बात भी ना सुने। तो उसके मोनोपोली को खत्म किया गया और बाकी जो भी बिजनेस करना चाहता था, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कि मेंबर्स नहीं है EIC के, वो भी बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द EIC केम टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ 1813 एक्ट। ठीक है, पावर्स ऑफ द 3 काउंसिल्स ऑफ BMC, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, उसके जो काउंसिल थी उसके पावर को बढ़ाया गया। मेनली याद रखना है कि मोनोपोली जो थी EIC के, वो 1813 में एंड कर दी गई थी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 1813। याद रखिएगा 1830 के 20 आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद यहाँ पर एक्ट लेके आया था ना, मतलब 20 सालों बाद, 20 साल तक ये देखिए यही एक्ट चल रहा था। उसके 20 सालों बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वो लाया गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मेजर चेंजेस था, मेजर ही हमको याद रखना। ठीक है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी इससे रिलेटेड हम अगर मेजर कीवर्ड याद रखेंगे तो हम कहानी जो है स्टोरी उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन, एक लॉ कमीशन जो विधि आयोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि यानी कि रूल
बनाने वाला आयोग अलग से बनाया गया। हालांकि इन लोग एक्ट तो लाए थे, लेकिन एक्ट भी कम पड़ रहा था। ठीक है, एक्ट क्या है कि देखिए 20 साल में एक एक्ट आ रहा है। अब एक्ट क्या होता है, पूरे देश को इफेक्ट करता है, उसके साथ साथ कुछ रूल्स भी चलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी इंडिया में एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो रूल है, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीन तरह के जो रूल्स हैं, जो कि क्रिमिनल्स है एंड सिविल कोड के लिए जो रूल्स बने हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ अलग से, मतलब एक्ट तो कभी कभी आ रहा है बहुत सालों में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमको रूल्स बनाने के लिए भी कुछ ऑफिस चाहिए। तो लॉ कमीशन बना गया 1833 में। एंड फर्स्ट जो उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, वही हमारे विधि आयोग के फर्स्ट, मतलब लॉ कमीशन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लॉ कमीशन इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या मेजर प्रोविजन था इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। स्लेवरी सिस्टम, जो दास प्रथा था, वो अब इलीगल घोषित कर दिया गया। ये बोला गया कि आदमियों को अब खरीदा बेचा नहीं जाएगा। पहले आदमियों को खरीदा बेचा जाता था, जैसे आप किसी के पार्टी में गए, आपको वहां पर 5 आदमी गिफ्ट दे दिया, फिर आप कहीं गए तो उसको 10 आदमी दे दिए। तो इस तरह से दास प्रथा, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले जो है ऑटोक्रेसी डिपेंडेंट थी पावर पे, पावर डिपेंडेंट है नंबर ऑफ, मतलब पॉपुलेशन पे, कि जितना ज्यादा आपके पास पॉपुलेशन है उतने ज्यादा आपको आर्मी मिलेंगी। तो कभी कोई राजा जा रहा है तो हाथी घोड़ा तो देते ही थे, मतलब आप देखिएगा हॉर्सेस एंड एलिफेंट को गिफ्ट में देते ही थे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आदमी, मेन पर्सन, तो वो भी गिफ्ट में दे देते थे। स्लेवरी सिस्टम कराओ, चाहे उससे कुछ भी काम ले लो। ठीक है, तो उसको एबोलिश किया गया अंग्रेजों ने इन द 1833 के एक्ट में। और 1843 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब एक और चीज है, यहां पर आपको शो तो हो रहा होगा, आई होप दैट ऑल द व्हाइट बोर्ड इज क्लियर टू यू। गवर्नर जनरल, ठीक है, उसका जो काउंसिल था, काउंसिल में 3 सदस्य थे। आप याद रखिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल अकेले बना था, उसके बाद उसको 3 यहाँ पर मेंबर दिए गए थे उसको असिस्टेंट के लिए। उसको क्या बोलते थे, काउंसिल बोलते थे। ठीक है, जैसे अभी प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मंत्री परिषद होती है। ठीक है, वैसे ही सबसे पहले जो है गवर्नर होते थे हमारे इंडिया में गवर्न करने के लिए, जो भी रीजन है उसको, और उसके लिए 3 उसको आदमी दिए गए थे, 3 जो लोग दिए थे वो उसको सहायता करते थे। किनकी, गवर्नर जनरल की। हमने देखा था ना कि कैसे गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था। ठीक है, तो उसको उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बोलते थे। एक ऑफिस होता था, उसमें 3 आदमी होते थे, उसको काउंसिल बोलते थे। जैसे कि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 असिस्टेंट जज मिले थे, वैसे ही गवर्नर जनरल को भी असिस्टेंट के लिए 3 मिले थे, लेकिन यहां पर उसको आदमी कम पड़ रहे थे। तो क्या किया था कि फोर्थ जो है लॉ मेंबर, लॉ मेंबर के फॉर्म में उसको चौथा जो है पर्सन भी असिस्टेंट में दिया गया था। तो देखिए तीसरा आदमी था, फिर चौथा भी उनको मिल गया, मतलब गवर्नर जनरल और वो अपने काउंसिल, 2 लोग उनके साथ रूल करते थे। अब देखिए नेक्स्ट है, जो थर्ड है, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देखिए 1833, उसके 20 ईयर्स बाद फिर आता है 1853 में। इसमें क्या मेजर चेंजेस किया गया था, रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उनका रिक्रूटमेंट किया जाता था। यानी इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बिगिनिंग बोल सकते हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, वो कब से हुआ था, वो 1853 में। वो भी कब, जब कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उसको डायरेक्ट किया, क्या होता था कि कंपनी, जो कंपनी के लिए ज्यादा फायदामंद रहता था उसको लेटरल एंट्री दे देते थे। तो बाकी जो इंडियंस थे वो कंप्लेन किए, तो अनफेयर आप अपने कंपनी में जो है लोगों को रख लेते हैं, जो आपके जैसा चलेगा, जॉब के अकॉर्डिंग चलेगा उसी को ही रख रहे हैं। तो फिर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला और बोला कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेगा वो हमारे अलग अलग पोस्ट में आएगा। तो सबसे पहले ये कंपटीशन अभी चल रहा है ना, जैसे आप ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक जो भी एग्जाम होता है, उसका जो फॉर्मेट है वो ब्रिटिशर्स ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था, 1853 के एक्ट में।
अब देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल मैंने बताया था, उसके साथ साथ काउंसिल है जो 4 मेंबर्स है, उसके साथ साथ 6 न्यू मेंबर जोड़ दिए गए। किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। मतलब यहाँ देखिए एक विधि आयोग जोड़ा गया क्योंकि इनको जरूरत पड़ रहा था कि रूल बनेगा। उसके साथ साथ 6 न्यू मेंबर्स जोड़े गए इन द 1853, यानी 20 साल बाद। उसको क्या बोला गया? लेजिस्लेटिव काउंसलर, विधिक सदस्य इसको हिंदी में बोलते हैं। विधि यानी क्या होता है? जो भी नियम कानून बनाएंगे। पहले तो एक जोड़ा गया, 6 और जोड़ दिए गए। मतलब अब क्या हुआ? टोटल गवर्नर जनरल, उसके साथ साथ 10 आदमी उसके पास होगा, ठीक है, 10। उसमें भी क्या है? 6 और एक 7 आदमी तो केवल लॉ कमीशन के लिए, ठीक है। 3 तो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उसको ज्यादा हम डीप में नहीं देखेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट था। लेकिन आप देखिए कि 7 members was for the legislative assistance, मतलब उसको नियम बनाने के लिए, गवर्नर जनरल के लिए 7 मेंबर्स काम करते थे, ठीक है। तो इतना था 1853 का। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए 1853 और उसके जस्ट 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 1857 में हम जानते हैं कि बिगेस्ट रिवॉल्ट हुआ था भारत का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। उसके जस्ट 1 साल बाद फिर से जो ब्रिटिशर्स थे वो जाग गए और फिर से एक एक्ट लेके आया था और इसमें मेजर चेंजेस किए गए थे। तो देखते हैं कौन कौन से चेंजेस थे। सबसे पहले क्या हुआ था? ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईआईसी। जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो क्राउन था, जो ब्रिटेन से रूल करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब ईआईसी को खत्म किया जाए क्योंकि इसके पहुंच से बाहर, इसके नेटवर्क या कवरेज एरिया के बाहर से रूल करना हो रहा है इंडिया में। तो अब ब्रिटिश क्राउन था, वो खुद डिसाइड किया कि मैं खुद डायरेक्ट अब रूल करने की कोशिश करूंगा और सॉवरिन बनूंगा, सॉवरेनिटी ओवर ईआईसी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने की कोशिश की गई। ऐसा किया गया कि अब हम डायरेक्ट निगरानी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ईआईसी अब कर नहीं पा रहा। इसीलिए आप देखेंगे 1857 का रिवॉल्ट फिर हो गया। अब ये देखिए, ये एक्ट तो चला आ रहा था, एक्ट चला आ रहा था कब से? मैंने बताया था ना कि 1773, 1757 में एक वार हुआ था, फिर 1764 में दूसरा वार हुआ था, ठीक है। 2 वार के बाद तो हालांकि ईआईसी को कुछ पनिशमेंट देना चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन नहीं दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पनिशमेंट ना दे करके 2 मौका दिया गया कि चलो छूट है, और उसके साथ साथ एक्ट लाना चालू किया, ठीक है। उसके बाद जब 1857 में फिर से रिवॉल्ट हो गया, थर्ड रिवॉल्ट, तो तीसरा जो गलती था उसके बाद माफ नहीं किया। फिर ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमको भरोसा नहीं रहा। फिर से इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया जो कि 1757 एंड 1764 से बहुत बड़ा था, ठीक है। तो यहां पर उसको फिर बोला गया कि अब हम खुद डायरेक्ट रूल करेंगे। उसके लिए क्या किया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, नया पोस्ट से एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। पूरे स्टेट के लिए एक सेक्रेटरी बोल दिया गया। अभी तो देखिए गवर्नर जनरल है, बंगाल के अलग है, मद्रास के अलग है, कलकत्ता के अलग है, उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसके साथ साथ काउंसलर थे। लेकिन एक बहुत समझ जाइए कि राष्ट्रपति टाइप का एक जो पूरा इंडिया का हेड होगा, उसको क्या बोला गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट से एक नया जो पोस्ट क्रिएट किया गया, और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके लिए 15 सदस्य, मतलब 15 मेंबर्स वाले इसको जो दिए गए, इसका पावर ज्यादा चाहिए। देखिए पहले गवर्नर जनरल को 10 यहां पर मेंबर्स थे, लेकिन जब ये नया पोस्ट हुआ तो इसको नया पोस्ट के साथ साथ ही 15 आदमी इसको दे दिया गया, काउंसिल्स ऑफ इंडिया बोल करके, ठीक है। इसमें इंडियंस को भी बोला गया कि आपको भी इंक्लूड करेंगे। मतलब एक प्रकार का बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि इंडिया वाले रिवॉल्ट किए थे तो बोल रहे थे कि हमको आप रूल पूरा पूरा वहां से बन रहा है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से बन रहा है, और हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बात को कौन सुनेगा। तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि चलो आपको भी इंक्लूड करते हैं इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में। तो 15 जो काउंसिल ऑफ इंडिया बना, उसमें बोला गया कि आपको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविनेंस। प्रोविंसेस यानी क्या हो गया कि पूरी कंट्री जो है प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी गई, ठीक है। प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी। पहले कंट्री ऐसे ही चल रहा था एरिया के अकॉर्डिंग, बंगाल एंड मद्रास एंड बॉम्बे, इस तरह से। लेकिन अब क्या किया गया? प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। वहां पर कौन होते थे? गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके साथ साथ उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। मतलब वही है कि अच्छे से डिवाइड कर दिया गया, कि देखा गया कि केवल बंगाल एंड मद्रास एंड कलकत्ता से हमको हैंडल नहीं हो पा रहा है, कहीं से भी वॉर हो सकता है, तो पूरे अच्छे से डिवाइड करो, ठीक है। उसके साथ साथ देखिएगा, गवर्नर जो एलजी होते हैं, जो छोटे छोटे एलजी बने,
या फिर गवर्नर्स बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर द गवर्नर जनरल। हालांकि गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म नहीं किया गया, उसको यहाँ पर देखेंगे कि वायसराय बोला जाने लगा। ठीक है, गवर्नर जनरल का फिर नाम बदल दिया गया, अब बोला गया वायसराय। और वो जो एलजी होते थे छोटे छोटे पावर वाले, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल होता था स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो टॉप में है, और स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अकेले जो है ब्रिटिश को खबर करते रहता था। मतलब अब देखिए बहुत सारे गवर्नर जनरल है, कोई सही बोल रहा है कोई सही नहीं बोल रहा है, तो वो बोले कि तुम एक काम करो, एक और नया आदमी बैठाएंगे हम जिसको एसएसआई बोलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और वो जो सारे गवर्नर जनरल है देवर responsible to SSI, and SSI will be responsible for the British Parliament। और जो SSI था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मतलब आप देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप इफ यू वांट टू गो टू एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको सीखना पड़ेगा फॉर द ब्रिटिश रूलर से कि कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बांटना चालू किया। ठीक है, अब ये हिस्ट्री है तो इसको हमको जानना ही पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ मुगल एम्परर। मुगल एम्परर का जो पोस्ट था, जो भारत में चल रहा था, आप देखेंगे बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्परर बोले जाते हैं, उनके बिहाफ में ही जो है 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो ये देखा गया कि कोई कोई अगर लीडरशिप करता है ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर, तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से रिवॉल्ट हो जाए, तो इस पोस्ट को खत्म कर दिया जाए। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो मुगल एम्परर था या वो मुगल जो डायनेस्टी थी, वो 1857 1858 के जो रूल्स है उसमें खत्म हो गए थे। ठीक है, अब देखिए गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाने लगा, और वैसे पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड देखिए एवोल्यूशन ऑफ बीओसी एंड बीओडी, मैंने बताया था बीओसी कब बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, उसको कब खत्म कर दिया गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं से अब बाईपास करना है, तो बीओसी बीओडी जो ऑफिस काम कर रहे थे उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इतना तो मेन मेन प्रोविजंस था फॉर द 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 देखिए इसके 5 साल बाद आया था 1858 में। 1858 के बाद 1861 यानी 3 साल बाद फिर से एक एक्ट ले आए, और उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे एक ऑफिस हो गया और उसके साथ साथ छोटे छोटे ऑफिस और बना दिए गए, है ना। मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए। पहले आप देखेंगे कि 2-4 डिपार्टमेंट ही काम कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एंड इधर आप देखिए कि लॉ कमीशन बन गया था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन को लगा कि और भी डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो और भी डिपार्टमेंट बनने लगे, और उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ वायसराय जो था उसको ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। ऑर्डिनेंस यानी क्या होता है? हालांकि एक्ट तो आ रहे हैं, एक्ट को पास करने में काफी टाइम लगता है, बार बार बैठना पड़ रहा था, तो वायसराय था उसको ये पावर दिया कि आप कभी भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस यानी क्या होता है? अध्यादेश, यानी रातों रात आप कोई भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 6 मंथ। अभी भी आप देखोगे जैसे प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है, वो भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ। उस ऑर्डर को पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट वगैरह के पावर पढ़ेंगे तो। लेकिन ये याद रखिए कि कब से चालू हुआ था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार वायसराय को ऑर्डिनेंस लाने का पावर दिया गया था। ऑर्डिनेंस यानी क्या होता है? अध्यादेश, स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि एक्ट कहां पास होता था? एक्ट होता था पार्लियामेंट में, या फिर आप समझ जाइए कि जो भी गवर्नर जनरल है और सबको बैठना पड़ता था, तो टाइम लग जाता था। और गवर्नर जनरल बुला रहा है, कभी फोन कर रहे हैं, हेलो आओ एक्ट बनाना है, पार्लियामेंट करना है, तब तक इधर सिचुएशन ज्यादा खराब हो रहा है। तो ऑर्डिनेंस यानी क्या होता है कि अकेले गवर्नर जनरल कोई भी ऑर्डर निकाल सकता है, उसको 6 महीने तक, 6 महीने में कभी भी उसको पास कराना पड़ता है, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो कब दिया गया था? 1861 में। अब देखिए गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट 1873। 1861 के बाद आप देखिएगा कि आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट लाया गया 1873। याद रखिएगा ना, जैसे कि आप देखिए 1813, 1833, 20 ईयर्स के बाद, फिर 20 ईयर्स के बाद 1853, उसके बाद 5 साल के बाद 1858, 1858 के कुछ ईयर्स के बाद 1861, 1861 के बाद 1873। 1873 में आप देखिएगा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। फ्रेमिंग ऑफ सेविंग स्कीम, सेविंग स्कीम जो हम जानते हैं अभी, जो सेविंग वगैरह करते हैं, वो भी
जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका कुछ कुछ सेविंग्स कटता है जो बाद में आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वो सब कहाँ कब चालू किया था? 1873 के एक्ट में। और एवोल्यूशन ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली खत्म कर दिया गया। और वो कब खत्म हुआ था? 1/1/1884 को, 1 जनवरी 1884 को खत्म किया गया। देखिए 1600 में आई थी, 1600 में आई थी और 1884 मतलब समझ जाइए कि लगभग 300 साल, 1900 के आसपास है, तो 300 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी। काफी टाइम होता है ईस्ट इंडिया किसी भी कंपनी को 300 साल तक राज करना, ठीक है। 300 साल में हमारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, ठीक है। उसके साथ आप देखिए ये सेवंथ जो है एक्ट है, जो रॉयल टाइटल एक्ट 1876। रॉयल टाइटल एक्ट क्या होता है कि अब देखिए रॉयल टाइटल यानी इसको क्या बोलते हैं? शाही उपाधि। अभी तक रानी को जो एम्प्रेस थी ऑफ द ब्रिटिश कंट्री, उसको ब्रिटिश का ही एम्प्रेस बोला जाता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था कि कोई साम्राज्ञी हो ऑफिशियल तौर पे, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे तो मुगल एम्प्रेस चल रहे थे इंडिया। पहली बार जो है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 मतलब 3 साल के बाद ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है घोषित कर दिया गया रानी को, कहाँ की? इंग्लैंड की रानी को इंडिया की रानी की। अब वो वहां की रानी होगी, क्योंकि मुगल उगल जो एम्पर थे उनको खत्म कर दिया, कोई इंडियन किंग भी नहीं था। तो अब समय आ गया, तो 1876 में ऑफिशियली जो है क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ द इंडिया घोषित कर दिया गया। डेट था 28 अप्रैल 1876। अब एट्थ देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ था? 1892 याद रखिए, 1892 ये लास्ट है 18 प्लस का एक्ट 1892। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो स्टार्टिंग है वो 1892। देखिए 1853 में कंपटीशन एग्जाम आया, कंपटीशन जो हम देते हैं अभी कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी एसएससी वगैरह वगैरह, और 1892 में इलेक्शन सिस्टम आया। ये दोनों जो एक्ट है उसको इसीलिए याद रखेगा, 1853 में कंपटीशन एग्जाम, 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों बोलते हैं? जो नॉन ऑफिशियल्स थे, ठीक है, इन द कंपनी में या फिर गवर्नर जनरल के काउंसिल में, वो सब रिकमेंडेशन के थ्रू जो है लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडी थी जो रिकमेंड करती थी कि ये आदमी अच्छा, उसको रखना था। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। लोकल बॉडी किसी को करेगी, आप जाके लोकल बॉडी को बोलोगे कि हमको जॉब अब दिलवा दो, लोकल बॉडी ऊपर बोलती थी तो उनको इलेक्शन में उनको सेलेक्ट कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन का रूल किया गया। अब हम देखते हैं 20th सेंचुरी के जो 4 एक्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो 18th में देखिए 8 एक्ट थे। मेजर आपको एक्ट को बार बार पढ़ना होगा, लूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं या फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसी से रिलेटेड प्री क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, और इसी से रिलेटेड मेंस की क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इसी से रिलेटेड हम इंटरव्यू का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या रोल जो है प्ले करता है ये जो एक्ट है। तो आपको ये जो एक्ट वाले क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जो प्री में आएंगे या मेंस में आते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, तो आप एबल हो जाएंगे प्री मेंस इंटरव्यू दोनों। तो ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसी से प्री का क्वेश्चन करते हैं, उसी के साथ मेंस का क्वेश्चन करते हैं, उसी के साथ इंटरव्यू का। तो हर टॉपिक क्लियर रहेगा, किसी भी टॉपिक से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई देखे हुए सीन आएंगे, कोई अनसीन आएंगे, तो अनसीन भी आएंगे तो आप कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके अज्यूम करके आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद लक पे ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अब देखते हैं 19th सेंचुरी को जो एक्ट हो गए हैं उसके बाद 20th सेंचुरी में कौन कौन से एक्ट आए थे उसे। अब हम देखते हैं 20th सेंचुरी के एक्ट, ठीक है, कि 19 प्लस वाले ईयर्स में जो एक्ट लाए गए उनके की फीचर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला 1909, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट, वही आईसीए वाला सीरीज हमारा चल रहा है अभी, आईसीए सीरीज इंडियन काउंसिल एक्ट, ये लाया गया 1909 में। इसको देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। याद रखिएगा 99 यानी सेम सेम एम एम मॉर्ले मिंटो, ठीक है। इस लॉजिक से याद रखिएगा 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए मैंने बताया था एसएसआई नाम का एक पोस्ट बना दिया गया, सुप्रीम पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट टाइप का। उसके जो जो उसमें उस पोस्ट में थे वो थे लॉर्ड मॉर्ले, ठीक है। एंड वायसराय तो चल ही रहा था, वायसराय भी अपने आप में एक बड़ा
पोस्ट था, वायसराय के ऊपर एसएसआई थे और एसएसआई डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ रिपोर्ट करते थे। तो वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। ये दोनों की जोड़ी ने इस एक्ट को बनाने में काफी रोल प्ले किया था, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। याद रखिए 1909 आईसीए ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, अब इसके देखिए की फीचर एंड प्रोविजंस क्या क्या थे इस एक्ट में। इस एक्ट से भारत की जो देश है उसमें क्या क्या जो रूल लाया गया। ठीक है, तो अब देखिए वायसराय का जो काउंसिल था, ठीक है, वायसराय की काउंसिल हमने 10 मेंबर तक देखा था। ठीक है, 10 मेंबर के बाद ये बीच में और इंक्रीज कर दिया गया था 16 मेंबर्स तक। ठीक है, 16 को अब और इंक्रीज कर दिया गया, 60 कर दिया गया। मतलब वायसराय का देखिए यहाँ पर जो काउंसिल है, वायसराय की जो काउंसिल है यानी उसको हेल्प करने वाले लोग हैं, उसकी डिमांड जो है बढ़ते जा रही थी। 10 तक हमने देखा था कि जैसे 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स जो है इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद और बीच में प्रोविजंस आए तो 16 हो गए। इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जानेंगे, बस ये जानेंगे कि 16 से 60 19 जो 09 उसमें रिफॉर्म किया गया। मतलब इसको आदमी 60 दिए गए, वो भी कौन से लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये नहीं था। अब देखिए वायसराय को जो काउंसिल है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल एलसी और एक आ जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो मैंने बताया था आपको याद होगा, देखिएगा पॉलिटी के इंट्रोडक्शन में कि गवर्नमेंट के जो है 3 पार्ट होंगे, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड एक होगा जुडिशरी बॉडी। ठीक है, तो ये वहीं से आ रहा है। देखो वायसराय सबसे पहले इंग्लैंड जो देखिए किस तरह से ड्राफ्ट हुआ और किस तरह से जो अभी पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिस्टम का, वो किस तरह से ब्रिटिशर्स रूलर्स के थ्रू आया है ना, और किस तरह से ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी आ रही है। ये आपको जो रूट है वो जानना जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है इन द यूपीएससी एग्जाम। ये नहीं कि 2+2 4 होता है तो 2+2 4 ही आएगा, इसीलिए आपको रूट में जानना जरूरी है। थोड़ा सा आपको बेसिक जानना जरूरी है, तब जाकर के आप यू विल बी एबल टू गिव एनी आंसर विथ द हेल्प ऑफ योर सेल्फ, है ना। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपको ड्राफ्ट करना होगा। तो वाइस पहले वही वायसराय था। वायसराय देखिए उसके काउंसिल में कुछ कुछ हमने मेंबर्स ऐड किए। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग कर दिया गया एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग कर दिया गया। और 1909 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या चेंज किया गया इन द 1909 मार्लियामेंटो सुधार में, मार्लियामेंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, मार्लियामेंटो सुधार जिसको बोलते हैं, द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसमें भी बोला गया, पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा जाता था इंडियन को, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी ऐसा बोला कि इनको भी इंक्लूड किया जाए। और फर्स्ट इंडियन दैट वाज इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको जो है इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर इंक्लूड किया गया। ठीक है, याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो वायसराय है उनके कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद और एक विधान परिषद बोलते हैं, तो कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था इन द 1909 रिफॉर्म में। और जो सबसे की फीचर बोल सकते हैं ऑफ द 1909 ICA was सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए सेपरेट मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। अब ये देखिए कि एक देश में सब रह रहे थे, आप देखे थे कि 1957 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम एंड सिख सबने एकजुट, जैनिज्म बुद्धिज्म सबने एकजुट होकर के यूनाइटेड होकर के एफर्ट मारा था। आप देखेंगे बहादुर शाह सफर और उधर से नाना साहब, आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जो हमको ब्रिटिशर्स को हम डिफीट किए हैं वो हिंदू मुस्लिम जब भी यूनाइट हुए तब हो पाया है ऐसा पॉसिबल। तो ये अब बात अंग्रेजों को लग गया था, तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे करके कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको फिर से लाने का कोशिश किया गया बाय द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ऐसा बोला गया कि मुस्लिम जो एरिया है वहां पर जो भी
जो काउंसिल में जो भी जो मेंबर्स है या फिर पर्सन है वो इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए जो वोटर्स होंगे वो मुस्लिम का मुस्लिम ही इलेक्ट करेगा, हिंदू का हिंदू इलेक्ट करेगा और सेपरेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से तोड़ने की बात की गई थी और इसीलिए कम्युनलिज्म ये एक थ्योरी आ गया इन द पॉलिटिकल साइंस, कम्युनलिज्म। जब लोग अपने अपने कम्युनिटी के बारे में सोचने लगते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म और इसको लीगलाइज कर दिया गया इंडिया में, फिर से कम्युनिटी में बांटने की एक बार कोशिश की गई। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको लॉर्ड मिंटो को ही ये जाना जाता है कि यही जो है कम्युनलिज्म को लेकर के आए थे। तो आप देखिए किस तरह से तोड़ने की साजिश होती है। आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया जाता है। जो करता होगा वो समझ जाइए कि वो इस तरह से ब्रिटिशर्स के जो उनका गोल था उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है। और जब भी डिवाइड हो जाएगा ये कंट्री तो आप देखिए हिंदुज्म मुस्लिज्म में फिर पावर डिवाइड हो जाएगा। जब यूनाइटेड होंगे दोनों या फिर पूरी इंडिया, तभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से चल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये प्रोविजंस दैट वाज द दिस वर द मेन प्रोविजंस ऑफ द आईसीए 1909। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है इन द 20th सेंचुरी, दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए 1919, वो 1909 था, ये 1919 है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, उसको मार्ले मिंटो बोला जाता था, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखिए हम एंटर करते जा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस कब एंटर कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा ना, धीरे धीरे समझते जाइए। मैंने इसीलिए हिस्ट्री बार बार बताता हूं क्योंकि जब आपको ये नॉलेज एकदम से आने लगेगा ना तो आपको लगेगा कि बर्डन हो गया, लेकिन इसकी कहानी जब आप जानेंगे तो ये इजी लगेगा। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्यों अंग्रेज लेके आ रहे हैं तो आपको पता ही है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब देखिए एसएसआई वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मॉन्टेग्यू थे एंड वायसरॉय थे चेम्सफोर्ड। इन दोनों का दोस्ती हो गया, जय वीरू की टाइप के, आप जानते होंगे शोले पिक्चर जय वीरू, तो ये दोनों फिर से मिल गए। अब देखिए फिर से इन्होंने नया नया की फीचर लेकर आया। तो की फीचर एंड प्रोविजन में देखते हैं, बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको दो भाग में बांट दिया गया। देखिए कैसे बांटा गया, सेंट्रल जो लेजिस्लेटर है, जो केंद्रीय विधान परिषद का, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला जो हाउस था लोअर हाउस उसको बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा हाउस था उसको बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे कि जिसको भी आज हम बोलते हैं लोकसभा एंड आप देखोगे विधानसभा। ठीक है, सॉरी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो अपर हाउस है, अभी भी आप देखेंगे लोअर हाउस को अब हम क्या बोलते हैं लोकसभा एंड अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। उसका जो फाउंडेशन था वो कब आया था, 1919 में, वो भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इस रिफॉर्म में आया था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होते थे, टोटल 144, जिसमें 104 जो है इलेक्टेड होते थे एंड 40 जो है नॉमिनेटेड होते थे। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे कि राज्यसभा में 12 जो मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविजंस इसमें था। एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके जो टोटल मेंबर्स थे वो 60 हुआ करते थे, जिसमें 34 जो है इलेक्टेड होते थे एंड 26 जो है नॉमिनेटेड होते थे। इनका जो टेनर होता था, कार्यकाल होता था, आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 3 इयर्स होता था और अब काउंसिल ऑफ स्टेट का देखेंगे कि 5 इयर्स। लेकिन अभी आप देखेंगे लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल होता है, टेनर जो होता है 5 साल होता है एंड राज्यसभा में क्या होता है कि 6 इयर्स का होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इनिशियली था उसमें 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, ये याद रखिएगा। एंड राइट्स जो है ये दोनों हाउस के वो इक्वल थे, लेकिन एक्सेप्ट बजट में जो है लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्यादा पावर था। इसके साथ साथ एक और फीचर्स अगर देखेंगे डायरकी। ठीक है, जिसको द्वैत शासन बोलते हैं इन द प्रोविंसेस में। देखिए अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी क्या हुआ, आप देखिएगा लेजिस्लेचर जो था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसको बाई कैमरल बोलते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि मतलब लेजिस्लेचर में दो ऑफिस बना दिया गया। ठीक है, उसको बाई कैमरल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायरकी ने क्या होता है, पावर को भी दो पार्ट में डिवाइड करना। जब ऑफिस दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको बाई कैमरल बोलते हैं, और जब पावर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको डायरकी बोलते हैं। ठीक है, डायरकी, ये याद रखिएगा, डायरकी इसको बोलते हैं कि जब आपके पावर्स को, मतलब अब पावर क्या होता है, सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप देखिए इससे आपको आईएएस, जो आईएएस हम करते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ आ जाता है आपका, हेल्थ, एजुकेशन,
फाइनेंस, बजट, रिवेन्यू सब। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो था सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, और दूसरा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, सेंट्रल को क्या किया गया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा। मतलब आप समझ जाइए कि इसको वायसराय और जो एसएसआई थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यही दोनों देख सकते थे। ठीक है, सेंट्रल के जो सब्जेक्ट थे वो। प्रोविंशियल दूसरा सब्जेक्ट कर दिया गया प्रोविंशियल। प्रोविंशियल को भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला रिजर्व, जो कि रिजर्व था, और दूसरा था ट्रांसफर्ड। ठीक है, रिजर्व यानी आरक्षित, हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ते होंगे तो आरक्षित, और आप देखेंगे अपने बुक में तो ये हो जाएगा हस्तांतरित। रिजर्व जो सब्जेक्ट था उसको गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेल्प से रिजर्व जो सब्जेक्ट थे उन सबको देखता था। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें गवर्नर जो है, जो प्रोविंस के गवर्नर है, वो मिनिस्टर्स के हेल्प से उस पे रूल वगैरह बनाते थे। कैसे कैसे सब्जेक्ट, जैसे फाइनेंस हो गया, जैसे पूरा पैसा वाला, बजट, ये सब देखिए रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया। और ये एजुकेशन और ये हेल्थ वाला, उसको बोल दिया कि मिनिस्टर्स, जो आप मिनिस्टर्स हो और उसके साथ देख लेंगे। तो देख सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल के सब्जेक्ट को फिर से रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड, तो इसको बोलते हैं डायरकी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके साथ आप देखिए प्रोविंशियल बजट जो है, इस काम के लिए जो बजट है उसको सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से। मतलब ज्यादा पैसा तो सेंट्रल अफेयर्स को चल जाता था और प्रोविंशियल के लिए कम पैसा मिलता था। ये कब हो रहा है, 1919 के जो एक्ट है उसमें। देखिए वोटिंग राइट जो थे वो इंडियन वुमेन को दिया गया। ये पहली बार आप देखिएगा वोटिंग राइट कब दिया गया था, अंडर द एक्ट ऑफ 1990, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, और यहां पर देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले बताया था 1909 में मुस्लिम कम्युनिज्म को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसको यहां पर 1919 में बढ़ा दिया गया। मतलब सिख को बोला गया कि अरे सिख को सिख ही चुनेंगे, इंडियन क्रिश्चियंस को बोला गया कि आपके रिप्रेजेंटेशन इंडियन क्रिश्चियंस ही होंगे, एंग्लो इंडियन को बोला गया कि एंग्लो इंडियन भी अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और यूरोपियन को, मतलब पूरे कंट्री को जो यूनाइट हो रही थी उसको ब्रेक करने का कोशिश किया गया ऑन द बेस ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, अब देखिए इसी 1919 जो एक्ट है उसमें प्रोविजंस लाया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करेंगे एक, और इसी के बिहाफ पर एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बाद में नाम चेंज हो गया, ये एस्टेब्लिश हो गया इन 1926। 21 अप्रैल को आप देखेंगे सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 अप्रैल 1926 को ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ली कमीशन, ली आयोग ने यह बोला था कि एक सेंट्रल कमीशन होना चाहिए, क्योंकि कब तक हम कंपटीशन एग्जाम लेंगे, इस कंपटीशन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए ये एक सेंट्रल कमीशन होना चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1926। ठीक है, इसके साथ साथ एक स्टैट्यूटरी कमीशन भी ऐसा बोला गया कि 10 साल बाद 1919 को चेक करने के लिए कि इसके रूल रेगुलेशन ठीक से काम कर रहे कि नहीं, तो 1929 में एक कमीशन आएगा और वो चेक करेगा कि आखिर ये जो लॉ है वो सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। इसीलिए इसी में ही एक्ट में बोल दिया गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनागा, लेकिन 10 साल बाद आना था, लेकिन 1927 में ही वो कमीशन आ गया था, 2 साल पहले। उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, जिसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन क्यों आया था ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्री वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो साइमन कमीशन came into the India to inquire the execution of the basic provisions of the 1990 एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट का काम जो है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबको चेक करने के लिए, हालांकि उनको आना था 1929 में, लेकिन वो आ गए थे कब, 1927 में। अब हम देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिक की प्रोविजंस। ठीक है, तो अब देखिए 1919 के हमने प्रोविजंस देखे, अब देखते हैं 1935 के
की प्रोविजन, इसका कोई स्पेशल ऐसा नाम नहीं है ना, जैसे हमने देखा था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो ये 1935 का एक्ट था। इसमें भी क्या क्या प्रोविजंस हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक सपना देखा गया था फेडरल स्ट्रक्चर का। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया, एक ड्रीम देखा गया था, तो ड्रीम इंडिया कि अब ब्रिटिश इंडिया एंड फिर जो जिसमें राजा लोग राज करते थे, जो डायनेस्टीज जो चल रही थी, जैसे जब प्रिंसली स्टेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया, ये सब अलग अलग हो रहा है, कभी कभी कुछ अलग रूल बनाना पड़ रहा है, कुछ अलग बनाना पड़ रहा है। तो एक सपना देखा गया कि सबको एक प्रकार से मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का अजम्पशंस किया गया था और प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम फॉर द एंटायर कंट्री। इसमें क्या बोला गया था, ब्रिटिश जो इंडिया है, जो प्रोविंसेस है, और यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स है, जहां पर राजा लोग अभी भी अपना राज कर रहे थे, जहां पर डायनेस्टीज अभी भी रूल कर रही थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, ये सब को मर्ज करके एक बहुत बड़ी कंट्री बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स है, उन्होंने इस अजम्पशन को रिजेक्ट कर दिया था, बोला हमको नहीं, हम अपना ऑटोक्रेसी में ही ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो ऑटोक्रेसी को जो पावर है वो कहीं ना कहीं हमसे छीन जाएगा, और कहीं ना कहीं छीनेगा, तो उन्होंने इस जो प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे डायरकी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा था कि कैसे बाई कैमरल जो आ गया था, बाई कैमरल सिस्टम है ना, कि लेजिस्लेटिव असेंबली और वहां पर लोअर हाउस और अपर हाउस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जो लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको। लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, वहां के पावर को भी अब दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहले स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया था, डायरकी हम बोले थे, जैसे प्रोविंसेस में, स्टेट तो नहीं बोलते थे उस समय, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, एक प्रोविंसेस था। तो प्रोविंसेस के जो पावर थे उसको रिफर आप देखे थे कि ट्रांसफर्ड एंड यहाँ पर रिजर्व दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वैसे ही सेम यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड कर दी गई टू पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको क्या बोला गया, तीन तरह का लिस्ट बन गया। फेडरल लिस्ट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। प्रोविंशियल लिस्ट, इस जो सब्जेक्ट होंगे इसमें स्टेट वाले अपना रूल बनाएंगे। और एक कंकरंट लिस्ट, यहां पर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, दोनों यहां पर रूल बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले 1990 में ऑफिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और 1935 में उसके पावर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। हालांकि बेसिकली तो दो पार्ट में, इसके लिए डायरकी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखो सेंट्रल में तो यह किया गया कि उसके पावर को फिर से डिवाइड कर दिया गया, और प्रोविंशियल में यह किया गया कि ऑटोनॉमी दे दी गई। क्या ऑटोनॉमी दी गई, इंटरनल जो अफेयर्स होंगे उसको ब्रिटिश क्राउन के बिना आप अपने लिए रूल बना सकते हैं। मतलब आप बार बार आपको सेंट्रल आने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो सेंट्रल वाले परेशान हो गए थे, हम इतना रूल रेगुलेशन कर रहे हैं, प्रांत वाले प्रोविंस वाले जो आ जाते थे, बोलते थे हमारे लिए रूल बनाओ, क्या करना है, वो बोले भाई तुम अपना काम खुद देखो। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, क्योंकि सेंट्रल के ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। और एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में आपने देखा था कि जो ट्रांसफर्ड एंड जो रिजर्व लिस्ट था, उस सबको खत्म करके बोला गया प्रोविंशियल वाले को कि आप लोग अपना काम खुद देखेंगे, अब आपको बार बार सेंट्रल में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोनॉमी दी गई, यानी कि वो सेल्फ अपना गवर्नमेंट कर सकते हैं। कौन, जो प्रोविंसेस थे, जो भी स्टेट्स बोल सकते हैं वो। अब देखिए फेडरल कोर्ट, जब प्रोविंसेस को अलग यहाँ पर पावर दिया गया, सेंट्रल को अलग पावर दिया गया, तो हो सकता है इन दोनों में लड़ाई हो, तो इन्हीं दोनों के जो भी लड़ाई वगैरह है, अगर होती है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सुलझाने के लिए फेडरल कोर्ट यहां पर एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, फेडरल कोर्ट। अभी तो आप देखेंगे कि जैसे सेंट्रल और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उस रोल को प्ले कर रही है। लेकिन यहां पर फेडरल कोर्ट का यही काम था कि सेंट्रल और प्रोविंसेस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको ये देखेगी। तो ये भी 1935 के एक्ट में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और प्रोविंसेस आप पीएससी, प्रोविंसेस के लिए वहां पर देखे थे हमने यूपीएससी, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, लेकिन यहां पर
अलग अलग प्रोविंसेस के लिए स्टेट पीएससी भी रहेगी और दो तीन प्रोविंसेस के लिए एक ज्वाइंट पीएससी भी रहेगी। वो एस्टेब्लिश किया गया कब? 1935 में। तो आप देखिएगा जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट वाला, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस, जो स्टेट के पीसीएस होते हैं, और फिर ज्वाइंट पीसीएस होता है, जैसे आपका कोई कोई स्टेट में होता है कि दो स्टेट्स का एक ही पीएससी होता है। वो सब कब किया गया? 1935 में। एंड बर्मा वाज सेपरेटेड, बर्मा को अलग कर दिया गया फ्रॉम इंडिया। अब ये देखिएगा विभाजन हो गया था 1935 के एक्ट में ही, सबसे पहले बर्मा को अलग कर दिया गया फ्रॉम द इंडिया से, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो कि अभी म्यांमार कंट्री बोला जाता है उसमें, अब देखिए डोमिनियन स्टेटस जो था, जो साइमन कमीशन 1927 में इन्होंने वादा किया था, वो कंफर्म नहीं हो पाया, मतलब डोमिनियन स्टेट भी यहां पर नहीं हुआ था। दिस वाज द बेसिक की प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को देखने से पहले हम कुछ कमीशंस देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट है या ब्रिटिश रूलर्स है, उनका रूल जो है इंडिया से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा था, तो उन्होंने एक्ट लाना चालू किया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि एक्ट से भी काम नहीं चल पा रहा है, हम एक्ट तो बना रहे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैंने बताया था कि स्टेचुटरी बॉडी एक बनाई गई थी 1990 वाले एक्ट में कि 10 साल बाद 1929 1929 में एक कमेटी आएगी, वो चेक करेगी। लेकिन 10 साल से पहले, 2 साल पहले 1927 में ही एक कमीशन आ गया था जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन, ठीक है। कब आ गया था ये? 1927 में, याद रखिए। हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जिसके जो हेड थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन थे। और 1927 में ये कंस्टिट्यूट किया गया था। क्यों आए थे? टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द एक्ट 1919, मतलब इसको चेक करने के लिए एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी, देखे होंगे। साइमन गो बैक का स्लोगन वो दे रहे थे और इसका काफी अपोज कर रहे थे इस कमीशन का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हमको पता होना चाहिए। देखिए ये तो अभी ये बेसिक पढ़ाई चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा हमको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, फिर डीप में इसकी स्ट्रेटजी को हम बाद में पढ़ेंगे। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक से या फिर रेफरेंस बुक से, जो कि आर एस शर्मा की और भी विपिन चंद्रा की जो आती है मॉडर्न इंडिया, वो सब बुक से भी पढ़ सकते हैं अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी तो जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ये पता चल रहा है कि साइमन कमीशन क्यों आया था, एक्ट क्या होता है, तो ये बेसिक स्टडी चल रहा है। देखिए बेसिक स्टडी में हम बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, फिर एडवांस स्टडी में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज देना चालू करेंगे, फिर अपना कोशिश करेंगे टू अचीव द एग्जाम, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने आज रिजल्ट देखा और बोल दिया कि बहुत टफेस्ट एग्जाम है। सबका एक रास्ता होता है, तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसको हमको अचीव करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए साइमन कमीशन क्या आया था? जांच पड़ताल करने आया था 1919 का। एक दूसरा कमीशन आया था जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में। अब देखिए 1935 जो हमने एक्ट पढ़ा है, उसके बाद सीधा सीधा 1947 का एक्ट पढ़ेंगे, तो इसके बीच में कुछ कमीशन आए थे उसको देखना, ठीक है। तो सेकंड था 1942 में क्रिप्स मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स केम विथ अ ड्राफ्ट, उन्होंने एक ड्राफ्ट लेके आया। फिर से क्या ड्राफ्ट लाया? आईसी, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्रेम्ड बाय इलेक्टेड टू बी फ्रेम्ड बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या बोला गया? ये इन्होंने एक ड्राफ्ट, एक ऐसा किताब लेके आया कि कैसे कैसे संविधान बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है वो कैसे होगा, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जब बनाया जाएगा। और वो सब आइडिया ये क्रिप्स जो थे वो लेके आए थे, लेकिन इनका भी उतना चल नहीं पाया। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी गिवन इंडिया डोमिनियन स्टेट, देखिए ये एक और नया चीज आ गया, डोमिनियन। एक आपने वर्ड सुना था फेडरल, ठीक है, फेडरल, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। कि ये वर्ड का ही वर्ड से ही जो है पॉलिटिकल साइंस में खेलना होता है ना, नॉर्मल वर्ड नहीं बोल सकते, आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ेगा। तो फेडरल हमने सुना था, अब ये देखिए डोमिनियन आ गया, नया डोमिनियन स्टेट हो गया। तो ये जो क्रिप्स मिशन था वो बोला था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, पूरा पूरा फ्री नहीं दिया जाएगा। एक मैं आपको और बताया था, सॉवरिन
सॉवरिन ये स्टेट होता है, सॉवरिन होता है, फेडरल होता है, डोमिनियन होता है। तो ये सब क्या होता है इसको हम लोग देखते जाएंगे ना। सॉवरिन मैंने बताया था कि खुद से पूरा इंडिपेंडेंट होता है कि कुछ भी करने से पहले उसको दूसरे से इजाजत नहीं लेना पड़ता, परमिशन नहीं लेना पड़ता। फेडरल में क्या होता है, मिल करके सब मिल करके ग्रुप बना लेते हैं, वो फेडरल होता है। डोमिनियन में क्या होता है कि उसके पास पावर कम होता है, मतलब उसको कोई भी चीज पूछने से पहले किसी सुप्रीम पावर या सुप्रीम कंट्री से पूछना पड़ता है। डोमिनियन स्टेट यानी कि टेम्पररी आपको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, यही बोल रहा था क्रिप्स वाले कि ये बोल रहा था कि तुम अचानक से इतना इंडिपेंडेंट मत हो जाओ, अपने पैर में खड़ा नहीं हो पाओगे, हमसे पूछते रहना। तो इसीलिए डोमिनियन स्टेट। तो इंडियन वाले ने बोला नहीं, रहने दो, इतने साल हो गए आपने हम पर राज किया, अभी भी हम डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, ठीक है। वन यूनियन प्रोविजंस और इंडियन स्टेट, ये बोला था वन यूनियन बनेगा, और जहां पर वन यूनियन होना चाहिए, प्रोविंसेस होना चाहिए, और इंडियन स्टेट जिसमें दोनों मिलेंगे, प्रोविंस यानी स्टेट जो मिलेंगे वो भी मिलेंगे, और इंडियन स्टेट यानी कि जो प्रिंसली वाले हैं जिसमें डायनेस्टीज राज कर रही थी वो सब मिलेंगे और एक यूनियन बनेगा, ठीक है। एनी प्रोविंस नॉट एक्सेप्टिंग वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ये बोल दिया गया कि एनी प्रोविंस, कोई भी ऐसा राज्य जो नॉट एक्सपेक्टिंग, जो ये नहीं चाहता कि वो यूनियन में आए, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। मतलब वही है कि अगर आप यूनियन में मर्ज हो रहे हैं तो कई लोग को ऑप्शनल दे दिया गया कि मर्ज नहीं हो गए तो आप अपना बना लो, मतलब फिर से वही देश टूट जाता, तो फिर से अंग्रेजों को इस राज्यों को हराने में काफी आसानी हो जाती। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हालांकि ना चाहते हुए भी हमको इंडिपेंडेंस दिया है, लेकिन उन्होंने आखिरी तक कोशिश की है कि कहीं ना कहीं इंडिया बढ़ जाए, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे प्रोविंसेस के बेस पे हो। मतलब आप देखिए जो अभी भी हम बोलते हैं इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्रेक करने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो जो हम हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं, उनको यूनाइट होना चाहिए ना, आपको किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक नहीं होना, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे आपको कई तरह से मिस गाइड किया जाएगा कि आप ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो हमको ब्रेक नहीं होना है, उसके साथ साथ हमको एक साथ मिलकर के चलना है, तब हम इंडिपेंडेंस को अपने बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्रिप्स मिशन, इसने भी कोशिश किया कि एक डोमिनियन स्टेट बन जाएगा और फिर जो आना चाहते हैं वहीं आएंगे, इसको भी रिजेक्शन मिल गया था। फिर थर्ड आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। तो याद रखिएगा 1927, 1942 क्रिप्स मिशन और 1946 साइमन कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पर SCC, इससे याद रखिएगा, एक होता है SSC एग्जाम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर SCC, ये तीन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, तीन इवेंट इंपॉर्टेंट है, तीन कमीशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ कुछ मैथ्स का यूज करते करते हम जब पढ़ेंगे पॉलिटी हिस्ट्री तो काफी इजी होता है। इसीलिए आप देखेंगे मैथमेटिक्स वाले या इंजीनियरिंग वाले ज्यादातर इसको क्रैक कर जाते हैं एग्जाम को, है ना, क्योंकि लॉजिक लिंक करके पढ़ते जाइए, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट मिशन कैम इन इंडिया 1946 में। लॉर्ड एटली जो थे उन्होंने भेजा था सेंड अ कैबिनेट मिशन। फिर से एक कुछ लोगों का दल आ गया, वो बोला कि टू हेल्प इंडिया टू अचीव इट इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी हम आजादी दिलाने की कोशिश करेंगे। किसको? इंडिया को। मतलब हम ही आजाद हो रहे हैं और हमको ही आजादी दिलाएगा ये बहुत जल्दी जल्दी। तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से एक नया कैबिनेट आ गया। अब जब पहले ही रिजेक्शन हो चुका है क्रिप्स मिशन को, तो फिर कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? मतलब ये वही है कि कोई किसी को प्रपोज करता है उस तरह से बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो इस तरह से देखिए कि आजादी भी मिली ना तो काफी स्ट्रगल के बाद मिली, और आज हम केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं या फिर जात पात करते रहते हैं। तो देखिए कि आजादी बहुत मुश्किल से और यूनाइट होकर के मिली। हाँ, किसी के साथ अगर गलत हुआ हो तो उसको हमको ये फर्ज बनता है कि हम उसको जैसे रिजर्वेशन वगैरह है वो हम एक बार सही मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बंटने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं देखेंगे कोई तीसरा आकर के हम पे राज करेगा, और तीसरा राज कर ही रहा है। आप देखेंगे इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये बोला गया था कि जितने जल्दी हो सके हम इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, और टू सेट अप आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बनेगी, संविधान सभा बनेगा और वही आपका ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। तो इतना ही काम था कैबिनेट मिशन का। क्या था? केवल आपको हेल्प करने के लिए कि आजादी मिलने वाली तो हम थोड़ा बहुत सजेशन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, एक माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था। क्या आया था? माउंटबेटन प्लान 1947 में। तो आप देखिए क्या क्यों आया था? फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। अब देखिए पावर भी ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर माउंटबेटन जो
प्लान है, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ट्रांसफर होगा, आधा पाकिस्तान को देंगे, और यही बोला जाता है कि माउंट बेटन की वजह से डिवीजन हो गया था। तो माउंट बेटन ने प्लान दिया कि कैसे ट्रांसफर होगा और कैसे आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, उसके बाद कैसे वर्क करेगा इंडिया इस बार पर। 3 जून 1947 को ये प्लान प्रपोज किया गया था। तो देख सकते हैं ये जो तीन कमीशन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नाउ लेट अस सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब हम 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 जुलाई को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया और 18 जुलाई को पास भी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को आज़ादी देने वाला है वो एक्ट के तहत ही दिया गया। ऐसा नहीं कि बस हमने 15 अगस्त को यहाँ पर फ्लैग का झंडा फहरा दिया और हमको आज़ादी मिल गई। ठीक है, आज़ादी भी क्या मिलती है, टेक्निकली रिटर्न रूप से। रिटर्न रूप में कैसा कि ये एक्ट जो है ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पारित किया गया और तब हम बोल सके कि अब हम आज़ाद हैं। उसके बाद झंडा फहराना तो बाद की बात है ना, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया गया। देखिए क्या क्या प्रोविजंस था। पहला था पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला इंडिया डोमिनियन बनाया गया और पाकिस्तान डोमिनियन। डोमिनियन का हिंदी में क्या होता है, अधिराज्य। ठीक है, अधिराज्य ने क्या होता है, जिसको थोड़ा बहुत पावर हो उसको बोलते हैं अधिराज्य, की अब आप अपना रूल रेगुलेशन खुद कर सकते हैं। फ्री स्टेट नहीं, टोटल फ्री नहीं बोला गया। इसीलिए देखेंगे कई बार प्रश्न क्वेश्चंस भी उठता है कि क्या वास्तव में इंडिया आजाद है या फिर लीज में मिला है आजादी, इसको क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर से वापस ले सकती है क्या। तो ऐसा क्वेश्चन बीच में उठा था, देखेंगे कि क्या लीज में मिली हुई आजादी या परमानेंट आजादी मिली। वो इसीलिए उठा था क्योंकि डोमिनियन, डोमिनियन में क्या होता है कि आपको कुछ समय के लिए पावर दिया जा रहा है, ऐसा मतलब निकाला जाता है। लेकिन बाद में फिर ऐसा उस जो ह्यूमर था उसको दूर कर दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि नहीं, परमानेंट आज़ादी मिल चुकी है। क्योंकि अब जो है जो भी पास होगा रूल वो कहाँ से होगा, इंडियन के पार्लियामेंट से। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी तो खत्म कर दी गई थी, हालांकि उन्होंने जाते जाते डोमिनियन बोल दिया, लेकिन ये भी बोल दिया था कि अब जो भी होगा वो इंडिया का पार्लियामेंट या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब आज़ाद है नहीं है ये सब तो इंडिया का पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित कर दिया तो आज़ाद हो गया, लेकिन बीच में डाउट अराइज हो गया था। ठीक है, अब देखिए न्यू गवर्नर जनरल दो पार्ट में बांट दिया गया और दोनों के लिए जो है गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे बाय ब्रिटिश क्राउन। ये भी बोला गया कि अब ब्रिटिश क्राउन से गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 1946 में बन गई थी उसको बोला गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के रूप में वही काम करेगी। मतलब जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता है तब तक वो कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है वही रूल रेगुलेशन आपके कंट्री के लिए बनाएगी। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही सेंट्रल लेजिस्लेटर, सेंट्रल ने क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद, विधान ने क्या होता है, रूल बनाने के लिए, तो वही काम करेगी। ठीक है, अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट आपका नहीं बन जाता तब तक। ठीक है, मिनिस्टर का जो पोस्ट था उसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और ये बोला गया कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगा तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से आप रेफरेंस ले सकते हैं और बहुत सारा चीज आप हम देखेंगे कि 1935 के एक्ट से ही लाया गया है। ठीक है, 1935 के एक्ट से ही सीधा सीधा हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद और देखेंगे कि यहाँ पर देखिए टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सुजर्निटी ओवर द प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस थे उसके ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत चलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उनको ये बोला गया या तो आप पाकिस्तान में जाइए या इंडिया में जाइए और या फिर आप फ्री भी रह सकते हैं, ऐसा उनको बोल दिया गया कि आप फ्री भी रह जाइए। हालांकि हमने देखा था क्रिप्स मिशन ने तो ये तो डायरेक्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन इसमें जो है डिक्लेयर नहीं किया गया। माउंटबेटन जो डिक्लेरेशन था उसमें माउंटबेटन जो स्कीम था उसमें ये बोला गया या तो इंडिया में जाइए पाकिस्तान में जाइए, लेकिन बीच में बाद में उसको अनऑफिशियली ये भी बोल दिया गया कि आप फ्री भी हो सकते हैं। इसीलिए देखेंगे जो टोटल हमारे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट था, कितने थे, 565 यानी 565 थे। उसमें से क्या हुए, 501 तो सीधा सीधा इंडिया डोमिनियन में आ गए और उसके बाद 14 जो स्टेट थे, 14 रियासत, वो पाकिस्तान डोमिनियन में आ गए। लेकिन तीन जो डोमिनियन था, तीन जो प्रिंसली स्टेट थे, कौन कौन से, यहाँ पर आप देख लेंगे, जूनागढ़ एक होता है, जूनागढ़ और एक होता है हैदराबाद
और एक है जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 स्टेट बोले कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन बाद में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीवी मेमन इन्होंने काफ़ी कोशिश की, उसके बाद इनसे बात किया तो ये इन तीनों स्टेट्स को भी मर्ज कर लिया गया। ठीक है, इनको किस शर्त पे मर्ज किया गया था ये हम नेक्स्ट क्लास में या फिर अगली क्लास में देख सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि 501 तो इंडिया में आ गए, 14 रियासत जो है पाकिस्तान में चले गए और 3 जो है जिसमें से जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, जेके एच याद रखिए कि ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं शॉर्ट में बता ही देता हूं कि कश्मीर को एग्रीमेंट के थ्रू साइन करा लीजिएगा। कश्मीर की एक कहानी कि कश्मीर में जो है पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम ज़्यादा थी, मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, लेकिन उसके हिंदू जो राजा थे हरि सिंह जी वो हिंदू थे। तो अगर वहां पर रेफरेंडम कराया जाता कश्मीर में, हरि सिंह जो है बहुत चालाकी किए कि वहां पर अगर रेफरेंडम कराया जाता तो कश्मीर आज पूरा पूरा पाकिस्तान में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया और एग्रीमेंट में इसीलिए देखो कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दे करके मिला लिया गया था, टेम्पररी बोला गया था कि अभी तो मिल जाइए बाद में हम कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इस गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद कोई भी कोशिश नहीं किया और हालांकि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया तो आप देख सकते हैं ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट में बहुत सारी अच्छाइयां होती है और खराबी भी होती है, तो हमको सब कुछ को लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को एग्रीमेंट से। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में भी आप देखेंगे कि हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट था, वो बोल रहा था कि हम शामिल नहीं होंगे इस ग्रुप में। तो वहां पर पुलिस एक्शन जिसको ऑपरेशन पोलो बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और यहाँ पर पुलिस भेजी गई और हैदराबाद में इस तरह से जो शामिल कर लिया गया इंडियन डोमिनियन में। अब जूनागढ़ में क्या चल रहा था, जूनागढ़ में ये पिक्चर चल रहा था कि यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो जूनागढ़ तो पाकिस्तान में ही जाने का एग्रीमेंट हो गया था क्योंकि राजा का मन था कि मैं जाऊं पाकिस्तान वाले अपने रिलीजन वाले स्टेट में। लेकिन वहां फिर जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया गया, तो रेफरेंडम कराया गया तो सारी जनता बोली कि हम इंडिया में रहेंगे, तो जूनागढ़ को भी वापस फिर इंडिया में ला लिया गया। तो ये तीनों जो स्टेट था आप देख लिए कि शॉर्ट स्टोरी में कि किस तरह से जो इनको इंडियन डोमिनियन में आ गया और 565 जो रियासतें थी वो किस तरह से वो बटी। 14 पाकिस्तान के पास, 501 और 504 जो आ गए वो समझ जाइए जो 504 जो आ गए इंडिया में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि जो रियासतें थी वो बटी और उसके बाद में भी देखेंगे कि लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर फिर से हमारा क्या हुआ, स्टेट्स का डिवीजन चालू हो गया। जैसे आंध्र प्रदेश एंड आपका मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र, गुजराती बोलने वाले गुजरात, उड़िया बोलने वाले उड़ीसा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का स्टेट्स है वो रिलीजन के नाम पे तो नहीं बटा आखिर और न ही जात पात के नाम पर बटा, लेकिन आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज के आधार पर फिर से डिवीजन हो गया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स हैं, इसीलिए इंडिया को इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। तो ये रहा आपका कहानी फ्रॉम 1773 से 1947 तक एक्ट तक। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का भी हमने देखा कि किस तरह से रियासतों को यहाँ पर लाया गया एंड देखा हमने कि किस तरह से एक्ट लाया गया और क्यों एक्ट लाए थे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या काम था, कितने मेंबर्स थे और कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। और उसके बाद हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद चैप्टर वाइज कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना चाहेंगे। एक चीज और मैं अब बोलना चाहेंगे कि केवल ना स्टूडेंट बल्कि आम सिटीजन भी इस वीडियो को देख करके इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए अपने IAS की। थैंक यू।